नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज इस क्लास में हम इंग्लिश के ऊपर चर्चा करेंगे और ये क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है। मैराथन क्लास के रूप में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये क्लास पार्ट दर पार्ट एक एक करके उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप जैसा आपको बेहतर लगे आप एक साथ सारी क्लासेस देखें या फिर पार्ट बाय पार्ट करके भी देख सकते हैं। इंग्लिश की क्लास के ऊपर ये तो हमने काफी दिनों से चर्चा करनी शुरू कर रखी है और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी भी है इंग्लिश में, लेकिन आज तक जितनी भी क्लासेस अपलोड हैं उन सभी क्लासेस को एक साथ मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली जो क्लासेस थी उनमें मुझे लगा कि कुछ चीजें मिस हो रही हैं, छूट रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सारी चीजों को एक ही क्लास में कवर कर दिया जाए। ठीक है, आ जाइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये रह सकता है, जितने भी साथी ऑनलाइन पढ़ेंगे मेरे साथ उनके दिमाग में ये रहेगा कि सर ये जो क्लास हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, कौन से कंपटीशन जो है वो कवर करेगी, इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट और कौन सा पार्ट कौन सी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस चर्चा करके बता देता हूं कि कौन सी चीजें कौन से पेपर में पूछी जाती हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू करेंगे। आ जाइए सबसे पहले सिलेबस के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बात करें इंग्लिश सिलेबस की। देखिए आपके सामने जो हेडिंग लगी हुई यही लगा हुआ है, सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश सिलेबस क्या रहता है सर इंग्लिश का? इंग्लिश के सिलेबस की अगर बात करें तो इंग्लिश को 3 पोर्शन में बांटा जाता है ना। पहला जो पोर्शन रहता है इंग्लिश में वो रहता है ग्रामर, ध्यान से समझना है। दूसरा जो पोर्शन रहता है इंग्लिश में वो रहता है वोकेबलरी। क्या रहता है? वोकेबलरी, ये दूसरा पोर्शन रहता है। और तीसरा जो पोर्शन रहता है इंग्लिश में वो रहता है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट। क्या रहता है? कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट रहता है। ध्यान से सुने, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तीसरा पोर्शन है इंग्लिश का। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट रहता है, वोकेबलरी रहता है और ग्रामर का पोर्शन रहता है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझने का प्रयास करें। पहली स्लाइड आपको दिख रही है, यहाँ 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न आपका ये हो सकता है कि यूजफुल फॉर, ये जो हम क्लास पढ़ेंगे कौन सी भर्ती के लिए उपयोगी है। दूसरा, सर सिलेबस का ड्यूरेशन क्या रहेगा। ठीक है, और तीसरा, टॉपिक्स का जो लेवल है वो क्या रहेगा, किस लेवल तक हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस पे चर्चा कर लूं, उसके साथ आपको बता दूंगा कि कौन से भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे, सिलेबस कितने ड्यूरेशन में पढ़ लेंगे और कौन से टॉपिक कवर करने वाले। देखिए सर, पहला जो हम कवर करने वाले वो ग्रामर कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले? ग्रामर कवर करने वाले। और ग्रामर जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ वहां से प्रश्न आते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के कई एग्जामिनेशन है जहां ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। RS के मेंस में, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। सेकंड ग्रेड इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। रीट L1 में इंग्लिश आती है। रीट L2 जो इंग्लिश से पेपर देंगे उनके लिए इंग्लिश इंपोर्टेंट है। CET में ग्रामर पूछा जाता है, पटवारी में ग्रामर पूछा जाता है, VDO यानी ग्राम सेवक में पूछा जाता है, LDC में भी इंग्लिश पूछा जाता है, और वुमेन सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक, ये महिला पर्यवेक्षक लिखा हुआ, ध्यान से समझना है, वुमेन सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक में भी इंग्लिश पूछी जाती है। सारे पेपर जो है ना, इन सारी भर्तियों में जो ग्रामर पूछी जाती है वो कवर हो जाएगी। इस क्लास से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी किसकी बात कर ली हमने? स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की बात कर ली। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से एग्जाम कवर हो जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में SSC की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, SSC MTS की, SSC CHSL, SSC CGL, है ना, इसके अलावा स्टेनो की जो SSC की वैकेंसीज आती है वो, बैंक कवर हो जाएगा, बैंक में जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है वो कवर हो जाएगा। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आती है भारत सरकार की तरफ से, वो भी कवर हो जाएगा। UPSC में जो इंग्लिश का पोर्शन रहता है वो भी बेसिक जो है वो यहाँ से हो जाएगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। ग्रामेटिकल पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इन एग्जामिनेशंस में आपकी आता है और हम इन एग्जाम की दृष्टि से ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दूसरा पोर्शन कौन सा सर? दूसरा पोर्शन है सर कौन सा? वोकैबुलरीज। वोकैब का मतलब क्या होता है? वोकैब का मतलब होता है सर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस। हिंदी में कहूं तो लोकोक्ति, मुहावरे, है ना। इडियम फ्रेजेस को कहा जाता है, आप लोकोक्ति मुहावरे कह सकते हैं, इडियम फ्रेजेस। ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम आप जानते हैं, सिनोनिम समानार्थक शब्द, एंटोनिम विलोम शब्द, वन वर्ड शायद इसे एकाकिक शब्द ऐसा कुछ कहा जाता है।
स्टेट गवर्नमेंट की सभी जो वैकेंसीज होती हैं, पीछे जो हमने वैकेंसीज पढ़ी और कौन सी ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है स्टेट गवर्नमेंट की, इन सभी में आमतौर पर सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सभी वैकेंसीज में, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में, तो सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड ईडीएम फ्रेजेस सभी स्टेट गवर्नमेंट के पेपर के लिए कवर कर लेंगे वोकेबलरी वाले पोर्शन में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं ऊपर हमने लिखा था, पीछे हमने जो समझा, ये वाले सारे एग्जाम एसएससी, बैंक, एफसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन में सिनोनिम एंटोनिम ईडीएम फ्रेजेस वन वर्ड आता है वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तीसरा पोर्शन सर, तीसरा पोर्शन कंप्रहेंसिव पार्ट। कंप्रहेंसिव पार्ट में क्या रहता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें ना, राज्य सरकार की परीक्षाओं की बात करेंगे तो कंप्रहेंसिव के नाम पे केवल एक चीज आती है, वो आता है पैसेज। पैसेज प्रैक्टिस हम कर लेंगे, पैसेज कह दीजिए, पैराग्राफ कह दीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे। ग्राम सेवक पटवारी के पेपर में पैसेज आता है तो ये प्रैक्टिस करेंगे हम। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है उनमें कंप्रहेंसिव में पैसेज तो आता ही आता है, पैराग्राफ तो आता ही आता है, लिखा हुआ है। और पैराग्राफ के अलावा ना ये चीजें भी आती हैं, जैसे एसएससी के पेपर में आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता क्या सर, एक पैसेज ही होता है, पूरा पैसेज दिया हुआ होता है, बीच बीच में आपको ब्लैंक दे देंगे, खालिस्तान दे देंगे, उनको भरना होता है, इसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। जंबल सेंटेंस, जंबल सेंटेंस कह दीजिए, या कभी कभार आपको इसका नाम मिलेगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या मिलेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, आपको कुछ वाक्य दिए जाते हैं, उन वाक्यों का क्रम गलत होता है, एसएससी और बैंक में पूछा जाता है ना। क्लोज टेस्ट हो, जंबल सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी वैकेंसीज में जो कंप्रहेंसिव पार्ट है वो भी हम पूरा कर लेंगे इन्हीं क्लासेस के माध्यम से। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे सर पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से समझना है कैसे पढ़ेंगे। देखो ये जो तीन पोर्शन मैंने लिखे हैं, तीन पोर्शन इस तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। एक क्लास तो अपनी ये वाली जो क्लास, जिस क्लास में अभी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, ये क्लास रहेगी कौन सी, फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर की क्लास। फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर की क्लास में क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है ना, और ग्रामर के साथ साथ क्या पढ़ेंगे सर, प्रत्येक टॉपिक की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस आफ्टर ईच टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रत्येक टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा, प्रत्येक टॉपिक के बाद उसकी क्या करने वाले हैं हम, प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी क्लास में ये दो चीजें पूरी हो जाएंगी सभी भर्तियों के लिए, आपकी ग्रामर और ग्रामर के साथ ग्रामर की प्रैक्टिस। और किसको ध्यान में रखते हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पिछले सालों में जो पूछे गए प्रश्न है, उनको हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ निकले ना, इसी क्लास में ये पोर्शन कवर हो जाएगा। कौन सा, इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के लिए हो, सारी तरीके की जो ग्रामर है, सभी पेपर में पूछे जाने वाली, एग्जामिनेशन में आने वाली ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी। वोकैब कहाँ से पढ़ेंगे, कंप्रहेंसिव कहाँ से पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है। वोकैब और कंप्रहेंसिव की अगर बात करें तो ये दो पोर्शन हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने देखा होगा तो हमारी इंग्लिश की दो क्लासेस चल रही हैं। एक क्लास जिसमें हम पढ़ रहे हैं, एक क्लास दूसरे सर हैं वो करवा रहे हैं, रोनोकार सर करवा रहे हैं इंग्लिश वोकैब। ठीक है, तो जो वोकैब वाली क्लास है वहाँ दो चीजें होंगी, अभी वहाँ वोकैब चल रही है और कुछ दिनों बाद वोकैब के बाद आपको प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे किसकी, कॉम्प्रहेंसिव पार्ट की। कॉम्प्रहेंसिव पार्ट का मतलब उसमें पैसेज की प्रैक्टिस हो गई, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो गई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस हो गई, उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये रहेगा हमारा पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका। कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीन प्रश्न जो है आपके यूजफुल फॉर, तो कौन सी भर्तियों के लिए ये कोर्स जो है इंग्लिश का फायदेमंद रहेगा या आपको कवर करेगा आपके सिलेबस को, तो मैंने बता दिया। ग्रामर सभी तरीके का, वोकैब सभी तरीके का, कंप्रहेंसिव पार्ट सभी तरीके का, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, भले कोई स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो। दूसरा प्रश्न, सिलेबस ड्यूरेशन क्या रहेगा सर। सिलेबस ड्यूरेशन तो यूट्यूब एक ऐसा मंच है जहां पे जितना मर्जी आप चीजों को खींचते चले जाओ, लंबे समय तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने में इंग्लिश का पूरा सिलेबस, सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाए, सभी वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए। कोशिश 3 से 4 महीने की है, और अगर फिर भी कोई टॉपिक बच जाता है, आप साथियों की अगर डिमांड आती है सर ये टॉपिक दोबारा बताएं, तो हम दोबारा भी कर लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब मान के चलिए कि 3 से 4 महीने में पूरा इंग्लिश पढ़ लेंगे। टॉपिक का लेवल क्या रहेगा सर, टॉपिक का लेवल जो है वो आपको पता चलेगा सर प्रैक्टिस से। मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे, और पुराने पेपरों में हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे टॉपिक हमने पढ़ लिया, जैसे उदाहरण के तौर पे पहला टॉपिक जैसे हम पढ़ेंगे टेंस, तो टेंस पढ़ने के बाद सबसे पहले टेंस की प्रैक्टिस करेंगे हम किसकी, राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन है, राजस्थान के जितने भी
एग्जाम्स में 10 से प्रश्न पूछा गया, पहले प्रैक्टिस करेंगे उनकी, यानी स्टेट लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, बाद में फिर सेंट्रल लेवल की एसएससी और बैंक में जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, किसके, टेंस के या किसी भी टॉपिक की, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप खुद देख लीजिए प्रैक्टिस हम किस लेवल की करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेंट्रल लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, यानी सभी वैकेंसीज के लेवल तक हम प्रैक्टिस कर लेंगे, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और पुराने आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये हुआ हमारा सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। इंग्लिश में सिलेबस में 3 पोर्शन रहते हैं, ग्रामर रहता है, दूसरा कौन सा रहता है, वोकैबुलरी रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट रहता है, ठीक है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर स्टेट गवर्नमेंट के इन एग्जामिनेशंस में आता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन वैकेंसीज में इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जामिनेशन में आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सभी वैकेंसीज में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट स्टेट गवर्नमेंट में केवल पैसेज या पैराग्राफ रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है इसमें क्लोज टेस्ट रहता है, जंबल सेंटेंस रहता है, पैराग्राफ भी रहता है, ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे, 2 क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे। फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर की क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर और ग्रामर की प्रैक्टिस प्रत्येक टॉपिक के बाद, और दूसरा इंग्लिश वोकेब की क्लास, वहां पढ़ाई जाएगी वोकेब और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट की प्रैक्टिस, ठीक है। सभी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप सारी क्लासेस 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सर इंग्लिश को पढ़ना। सिलेबस डिस्कशन हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतरीन यहाँ तक समझ में आई होगी। क्या मैंने बताने का प्रयास किया, वैसे सारी चीजें स्लाइड के माध्यम से आपको दिख रही हैं, मैंने केवल समझाने का प्रयास किया है, और ज्यादा मुश्किल नहीं होता स्लाइड से चीजों को समझना, क्योंकि अगर आप लिखना भी चाहे तो आराम से स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश की अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र में तमाम जो इंग्लिश पढ़ने या पढ़ाने वाले लोग हैं उनको अगर छोड़ दें तो जो बेसिक तैयारी करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में फोबिया रहता है, एक डर रहता है इंग्लिश को लेकर। उनको लगता है कि इंग्लिश एक बहुत मुश्किल विषय है। राजस्थान के आमतौर पे सभी लोगों का ये मानना है, या सभी बच्चों का आमतौर पे ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उनका दृष्टिकोण रहता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल विषय है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं है। इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप इंग्लिश को रटने का प्रयास मत करें। इंग्लिश को आप विषय की तरह ना पढ़ें, सब्जेक्ट की तरह पढ़ने का प्रयास नहीं करना। तो सर क्या करना है, इंग्लिश को हमें पढ़ना है एक भाषा की तरह। इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश को भाषा की तरह पढ़ेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। फिर हमें रटने का हमारा जो रटने का तरीका है वो थोड़ा सा हम बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को रट कर समझा नहीं जा सकता। एक ही शब्द के किसी भाषा में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी एक शब्द कई काम कर सकता है। इसलिए आपको रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। इसीलिए हमने हमारी क्लास का जो नाम रखा है वो इंग्लिश ग्रामर नहीं रखा, बल्कि हमारी जो क्लास का नाम है वो है फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर। क्या लिखा हुआ देखिए आप, फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर का मतलब है कि कोई शब्द इंग्लिश ग्रामर में कैसे कैसे फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है, उनको आधार बनाकर हम इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारे इस क्लास का नाम रहेगा फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर। कहानी क्लियर है, आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं हमारी इंग्लिश को बहुत ही बेसिक से। देखिए मैंने कहा कि इंग्लिश एक भाषा है, तो इंग्लिश को भाषा की तरह पढ़ा जाना चाहिए। और भाषा की अगर बात करूं, सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है आपके सामने, इंग्लिश क्या सर, भाषा है। और भाषा की अगर बात करूं ना, तो भाषा बनती है किससे, ध्वनि से। किसी भी भाषा को तब आप भाषा कहेंगे ना, भाषा एक माध्यम है जो एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने और दूसरे व्यक्ति के विचारों को पहले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हमारे जो विचार हैं, हाव भाव है, हम जो बोलना चाहते हैं उनको एक से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। और भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा बनती किससे है सर, भाषा बनती है सर साउंड से। किसी भी भाषा को अगर हम बनाना चाहें तो भाषा किससे बनती है, साउंड से। जो शब्द हम बोलते हैं, जो शब्द हम पुकारते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उसे हम साउंड कहेंगे। मतलब आप कैसे कह सकते हैं ध्वनि। भाषा किससे बनती है सर, ध्वनि से। यानी भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है ना। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने लिख भी दिया। ध्वनि का क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। ध्वनि से ही भाषा का निर्माण होता है। कहानी क्लियर है। अगर आप किसी भी बोले गए शब्द को, जैसे मैंने एक शब्द बोला, अभी मैंने एक शब्द प्रयोग किया, या मैं बोल रहा हूं आपके सामने शब्द। अब जब मैं शब्द बोल रहा हूं
ठीक है ना। मैंने पहले श बोला है, उसके बाद मेरे मुंह से आपको सुनाई दिया ब, और फिर दिया द, श, ब और द। ये अपने आप में क्या है, साउंड है। इस साउंड को, इस ध्वनि को जब मैंने रिप्रेजेंट करना चाहा, आपको दिखाना चाहा, तो मैंने क्या करा सर, मैंने प्रयोग किया है अक्षरों का। एक अक्षर है, वो कौन सा, श है। एक अक्षर जो आधा आपको दिखाई दे रहा है वो वह है, और एक अक्षर मैंने कौन सा यूज किया, द यूज किया, और तीनों अक्षरों को मैंने मिला दिया, तब जाके एक शब्द बना है। कहानी क्लियर है। यानी अगर आप साउंड से आगे बढ़े तो साउंड को जब हम, ध्वनि को जब हम उल्लिखित करते हैं, किसी को लिखित रूप में दर्शाना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं सर, लेटर्स का। किसका, लेटर्स का। ये अक्षर मैंने शब्द प्रयोग किया है, लेटर के लिए आप वर्ण शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। लेटर को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। कहानी क्लियर है। साउंड के बाद जो इकाई होती है वो कौन सी होती है सर, वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। कहानी क्लियर है। अब ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है कि सर जो अक्षर है वो अकेला तो होता नहीं, बहुत सारे अक्षर होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब ध्यान रखना, अगर हम बहुत सारे वर्णों को मिला दें, अगर हम बहुत सारे वर्णों को मिलाते हैं तो वो बन जाता है सर अल्फाबेट। क्या बन जाता है, अल्फाबेट। ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह। भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि से बन जाता है लेटर्स, लेटर्स को हम कहते हैं वर्ण, और वर्णों के ग्रुप को, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। और जो अल्फाबेट होता है ना साथियों, अल्फाबेट में दो तरीके के शब्द आपको दिखाई दे सकते हैं। दो तरह के शब्द बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। अल्फाबेट में दो तरीके के लेटर यानी दो तरीके के वर्ण आपको दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं सर वाउल्स। वाउल्स मतलब स्वर। इंग्लिश में दो तरीके के क्या होते हैं सर, दो तरीके के वर्ण होते हैं, स्वर। स्वर इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। दूसरा कंसेंट्स, कंसेंट्स का मतलब व्यंजन, दूसरे व्यंजन। कहानी क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और स्वर और व्यंजन अगर मिला के हम प्रयोग करें तो इन्हें कहा जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है सर, वर्णमाला। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। इंग्लिश को हम भाषा की तरह पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि हम इन लेटर्स को मिलाएं तो लेटर्स को मिलाकर हमारे सामने एक नई चीज आती है, उसे हम कहते हैं वर्ड, यानी शब्द। शब्द क्या होता है, देखो ध्यान से समझना है आपको। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, जब हमने पिछली बार पिछली क्लास में देखा तभी मैंने ये लिखा था। जैसे ये फोटो आपको दिख रही है ना, मैं लिखा ओ डी जी, बताइए क्या है आपको सर। ओ डी जी का कोई मायना ही नहीं है, ओ डी जी का कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा चलो मैं ये लिखता हूं आपको, डी ओ जी। हाँ ये ठीक है सर। डॉग, डॉग का मतलब ये डॉग है, डॉग जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ओडीजी का कोई मीनिंग नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात, यानी डी ओ जी तीनों के तीनों लेटर ही है। ध्यान रखना, डी भी एक क्या है, वर्ण है, ओ भी एक वर्ण है, जी भी एक वर्ण है। अगर इन वर्णों को मैंने एक अरेंजमेंट में रखा, एक प्रॉपर सही तरीके में रखा, कायदे में रखा, तो ये शब्द बना। लेकिन अगर मैंने इनका क्रम सही नहीं रखा तो ये कोई शब्द नहीं बना। हमने क्या समझा कि सर लेटर्स जो होता है वो वर्ड तो बनाता है, लेकिन वर्ड बनेगा कब, ध्यान से समझना है। अरेंज्ड एंड मीनिंगफुल यूनिट, अरेंज्ड एंड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अगर हम लेटर्स का यूनिट होता है, वर्णों का जो समूह होता है, उसे अरेंज करके और एक मीनिंगफुल तरीके में लिखेंगे तो क्या बनता है सर, शब्द बनता है। इस बात को बड़े ध्यान से, इस कायदे को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है, और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें या फिर आप लिखें, फिर कुछ सेकंड बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखें सर। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। हाँ जी, लैंग्वेज, भाषा, भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि से ध्वनि को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाया लेटर। लेटर्स को यदि हम ग्रुप में रखें तो हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। अल्फाबेट में दो तरीके के लेटर्स हो सकते हैं, वाउल्स और कंसेंट्स, स्वर और व्यंजन। और लेटर्स को जब हम अरेंज मैनर में और मीनिंगफुल तरीके से यूज कर देते हैं तब बन जाता है शब्द। अब शब्द मिलकर क्या बना सकता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए जो शब्द है वो तीन चीजों को बनाता है ना। शब्द जो है वो तीन चीजों को बना सकता है। कौन कौन सी तीन चीजों को बना सकता है शब्द, ध्यान से समझने का प्रयास करें, चीजें और भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएंगी, है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं।
देखो ध्यान से समझे, वर्ड क्या सर, वर्ड से, शब्द से तीन चीजें बनाई जा सकती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें सर? वर्ड पहली चीज बना सकता है फ्रेज, पहली चीज क्या बना सकता है? फ्रेज बना सकता है। दूसरी चीज वर्ड क्या बना सकता है सर? क्लोज बना सकता है, क्लोज बना सकता है। और तीसरी बना सकता है पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द जो है उनसे निम्न तीन चीजें बनाई जा सकती हैं। पहली क्या? फ्रेज, दूसरी क्या? क्लोज, और तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच बनाया जा सकता है। सर ये पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोज, फ्रेज क्या होता है? हमें ये समझ आया कि वर्ड तीन चीजें बना सकता है, फ्रेज बना सकता है, क्लोज बना सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच बना सकता है। अब ये होता क्या है? फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ सर? फ्रेज। क्या लिखा हुआ है? फ्रेज। क्या होता है फ्रेज? इसको ध्यान से समझें। फ्रेज की डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप तो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विदाउट यानी बिना, कंप्लीट मीनिंग अर्थ के, शब्दों का वह समूह जिसका खुद का कोई मीनिंग पूर्ण नहीं होता। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका खुद का कोई पूरा मीनिंग नहीं होता, पूरा कोई मतलब या अर्थ नहीं होता है। तो ये सारे के सारे शब्द ही, जैसे देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करें। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ध्यान से समझे, ये द भी एक शब्द है, THE, सन भी अपने आप में शब्द है, राइजेस भी शब्द है, इन द ईस्ट ये भी तीनों शब्द है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से समझें, इस दायरे को आप समझने का अगर प्रयास करेंगे तो मैं इस सेंटेंस को पूरा, जैसे मैंने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस दायरे को थोड़ा सा, इस कायदे को इस तरीके से समझें। मैंने इस कायदे को ये समझाने का प्रयास किया, मैंने 1 मिनट के लिए इसको हटाने का प्रयास किया। मैंने कहा आप ये मानिए कि ये आपके सामने जो राइजेस शब्द लिखा हुआ है, द सन राइजेस, इसको हटाएं और इसको हटा के मुझे ये पढ़ के बताएं कि इन द ईस्ट का क्या मीनिंग है। क्या इन द ईस्ट का खुद अपने आप में कोई मीनिंग निकलता है? आप कहेंगे सर इन द ईस्ट का खुद कोई मीनिंग नहीं निकलता। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में क्या? सूर्य की बात कर रहा हूं, चांद की बात कर रहा हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं कुछ भी पता नहीं लगेगा जब तक मैं क्या नहीं लिख रहा, द सन राइजेस नहीं लिख रहा। और जैसे मैंने सन राइजेस लिखा तो आपको नजर आएगा कि सर ये वाक्य कहना चाहता है सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। हम क्या समझे? हम ये समझे कि सर ये जो इन है, ये जो THE द शब्द आपके सामने लिखा हुआ है और ये ईस्ट शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये भले ही तीनों के तीनों क्या है? शब्द हैं, और शब्दों का समूह भी है। बहुत सारे शब्द हमने प्रयोग किए, लेकिन शब्दों के समूह से कोई क्या नहीं बनता? शब्दों के समूह से कोई मीनिंग नहीं निकलता। ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब है एक ऐसा शब्द जिसका खुद का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, जब तक इसके साथ आप अलग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इस वाक्य में अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि सर फ्रेज कौन सी चीज है, तो आप इस बात को केवल इतना समझिएगा, इस दायरे को, कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये इन द ईस्ट, ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब, दोबारा इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, बिना पूर्ण मीनिंग के। शब्दों का वह समूह, जो शब्दों का समूह तो होता है लेकिन उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं निकलता। ये सारी की सारी चीजें शब्द हैं लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरे एग्जांपल पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? द टॉप ऑफ द माउंटेन, माफी चाहूंगा, द टॉप ऑफ माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। अब इसको पढ़ के देखें आप, टॉप ऑफ माउंटेन्स, ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इस टॉप ऑफ माउंटेन के अलावा जो शब्द है उनको हटाइए। मान लीजिए कि मैंने ये हटा दिया, इसको हटा दिया, वर कवर्ड विद स्नो, इसको हटाया, तो क्या टॉप ऑफ माउंटेन्स का खुद का इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र तरीके से कोई मायना है, कोई मीनिंग है? आपको सर नहीं। टॉप ऑफ माउंटेन्स का मतलब होगा पर्वतों के शिखर, बस केवल इतना ही। पूरा वाक्य का मीनिंग तभी निकलेगा जब बाकी शब्द जोड़ेंगे। अब ये शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। यही क्या है? फ्रेज है। कहानी क्लियर हुई? यानी इस वाक्य में फ्रेज क्या है? टॉप ऑफ माउंटेन्स, टॉप ऑफ माउंटेन्स फ्रेज है। इस वाक्य में फ्रेज क्या है सर? इन द ईस्ट, ये क्या है? फ्रेज है। कहानी क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमने समझ लिया फ्रेज क्या होता है। क्या समझ रहे थे हम? एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका जो एकाग्रता है वो बनी रहे, आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
शब्द क्या बना सकता है, फ्रेज बना सकता है, क्लोज बना सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच बना सकता है। और फ्रेज होता है शब्दों का वह समूह जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे कि हमने इन दो सेंटेंसेस में देखा, ये शब्दों का समूह तो है, ये वाला भी शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका खुद का अकेले का कोई मीनिंग नहीं है जब तक दूसरे वाक्यों का हम दूसरे शब्दों का इनके साथ प्रयोग नहीं करते। तो यही शब्द कहलाएंगे क्या, फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। क्लोज क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। क्लोज क्या होता है, पहले आप क्लोज की परिभाषा को पढ़ें। क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह ही होता है, दैट कंटेन्स, जिसमें रहता है ए फाइनाइट वर्ब एंड ए सब्जेक्ट। एक शब्दों का वह समूह हो जिसमें एक क्या होती है सर, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग, माफी चाहूंगा, सब्जेक्ट के नंबर और वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे फाइनाइट वर्ब का मतलब होगा ऐसी जो चेंज हो जाती है, ऐसी वर्ब जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, कहानी क्लियर हुई। अगर मैंने यहाँ पे ही यूज किया ना तो ये एम एम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इज। कहानी क्लियर है ना। अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो फिर आई के साथ एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वॉज। यानी ये जो वॉज है, इज है और एम है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार बदल रहा है, इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का दायरा बहुत बड़ा है दोस्तों, यहाँ हम फाइनाइट वर्ब को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वर्ब के टॉपिक में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनेटिव आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ केवल इतना समझेंगे फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर यानी सब्जेक्ट की संख्या सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाती है, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट आप जानते ही हैं। एक ऐसा वाक्य है जिसमें खुद का एक क्या हो, सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के साथ साथ एक ऐसी वर्ब हो जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती हो, सब्जेक्ट के साथ बदलने वाली वर्ब हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करना है इसके एग्जांपल को। देखिए, ही हैज ए चेन, उसके पास एक चेन है। कौन सी चेन है सर, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। इसको समझें, जो किससे बनी हुई है। अभी इज जो है एक वर्ब है, इज एक वर्ब है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बनी हुई है। उसके पास एक चेन है जो सोने से बनी हुई है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि इज एक वर्ब है और विच यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विच किसको बताने का काम कर रहा है, चेन के लिए प्रयोग हो रहा है। ही है जो चेन, उसके पास चेन है जो सोने से बनी है, जो मतलब चेन के लिए विच का प्रयोग हो रहा है, और विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इसका सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है और ये शब्दों का समूह भी है। ध्यान से समझे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए फाइनाइट वर्ब एंड ए सब्जेक्ट। शब्दों का वह समूह जिसमें एक वर्ब हो और एक खुद का सब्जेक्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। इसका खुद का कोई मीनिंग होता है कि हाँ, इसका खुद का मीनिंग निकाला जा सकता है, लेकिन ध्यान से समझना है आपको, फ्रेज से थोड़ा सा अलग है। ग्रुप ऑफ वर्ड, अब यहां से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस विच से लेकर मेड ऑफ गोल्ड तक ये सारा का सारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, और इस समूह में एक वर्ब प्रयोग हुआ, एक सब्जेक्ट भी प्रयोग हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे, ठीक है ना। अगला वाला सेंटेंस देखिए आप, पीपल हु पे दियर, ये माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल टीम ने गलती की, दियर दियर, पीपल हु पे दियर डेट्स। डेट्स होता है सर ऋण, क्या होता है, ऋण। आर ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मतलब विश्वास पात्र। वो लोग जो क्या करते हैं, जो अपना ऋण चुकाते हैं, वो विश्वास पात्र होते हैं। जो लिया हुआ पैसा जो चुकाते हैं, समय पे चुकाते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। अब ध्यान से आप समझने का प्रयास करें कि पीपल हु पे दियर डेट्स, यहां से समझें ना, यहां से हु पे दियर डेट्स, हु पे दियर डेट्स आर ट्रस्टेड, इसको समझें आप। इसमें आपको नजर आएगा हु किसके लिए प्रयोग हुआ, पीपल के लिए। हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, और आर यहाँ पे कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। कहानी क्लियर हुई, शब्दों का वह समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे सर, क्लोज कहेंगे। यानी शब्द ही हैं सारे के सारे, शब्द किसका निर्माण कर रहे हैं, क्लोज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब सर आप कहेंगे फ्रेज और क्लोज में क्या अंतर है। फ्रेज और क्लोज में ये अंतर है, समानता क्या है पहले तो देखें। फ्रेज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, थोड़ा सा आपको स्लाइड इस तरीके से मूव करके दिखा देता हूं। फ्रेज और क्लोज में समानता क्या है, पहली बात तो ये कि फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये तो समानता है। दोनों के दोनों फ्रेज और क्लोज क्या होता है, शब्दों का समूह होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। असमानता क्या है सर, फ्रेज होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, फ्रेज का खुद का कोई मीनिंग नहीं निकलता, खुद का कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन ध्यान से समझना है,
जो क्लोज है इसका खुद का मीनिंग निकलता है। तीसरी चीज, पहली समानता, ये भी फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। फ्रेज का कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्लोज का मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। ये असमानता हुई। दूसरी असमानता क्या है सर, जो फ्रेज है ना, इसमें कोई भी फ्रेज में ना तो कोई वर्ब होता, फ्रेज में कभी भी कोई वर्ब नहीं होता, और फ्रेज में ना ही कोई क्या होता, सब्जेक्ट होता। फ्रेज का कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लोज में हमेशा एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट भी होता है। इस बात को समझने का प्रयास करें। अब मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं सर, मेरे समझाने का इतना सा उद्देश्य है कि दोनों की दोनों चीजें जो है, एक शब्द आपको कॉमन लिखा हुआ मिल रहा है, एक चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यहाँ भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यानी ये दोनों की दोनों चीजें, फ्रेज और क्लोज किससे बन रही है, शब्दों से बन रही है ना। शब्द से मैंने कहा तीन चीजें बनाई जा सकती हैं, फ्रेज, क्लोज और पार्ट ऑफ स्पीच। अब फ्रेज और क्लोज क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से उसको छापे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कुछ एक सेकंड का समय है, जल्दी से छापे प्लीज। आगे बढ़े, आ जाइए। चलो देखो ध्यान से, शब्द से तीन चीजें बन सकती हैं, फ्रेज, क्लोज और पार्ट ऑफ स्पीच। एक बार पार्ट ऑफ स्पीच और बता देता हूं, फिर एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फ्रेज और क्लोज को तो हमने समझ लिया। आ जाइए पार्ट ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होता है जब हम कोई भी इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं, इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द इन्हीं से होंगे। या तो हम कोई नाम लेंगे तो कोई नाउन होगा, या हम नाम के स्थान पे यूज करेंगे तो प्रोनाउन होगा, कोई विशेषता बता रहे हैं किसी की तो एडजेक्टिव होगा, कोई कार्य के बारे में बता रहे हैं तो कोई ना कोई एक्शन होगा। यानी हम जो स्पीच देते हैं, हम जो बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द इनमें से कोई ना कोई होता है, इसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं सर, पार्ट ऑफ स्पीच संख्या में होते हैं 8। क्या होते हैं, 8 होते हैं। इन पार्ट ऑफ स्पीच को बड़े ध्यान से समझना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में एक एक पार्ट स्पीच को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ केवल पार्ट ऑफ स्पीच का सामान्य सा परिचय और एक एक एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, संख्या में कितने होते हैं सर, 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है सर नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाउन होता क्या है, जनरली नाउन के कई दायरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल इतना समझे, नाउन को हम कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा को हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब है ऐसा शब्द जो किसी न किसी का नाम है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ऐसी चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है ना, या फिर ऐसी चीजें जिन्हें छुआ देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, गुण का, भाव का कोई भी नाम है उसे हम कहेंगे नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड नाउन होता है। कहानी क्लियर है, संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण लिखा हुआ है, राम इज अ टीचर। यहाँ पे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, राम जो है वो अपने आप एक नाउन है, टीचर भी अपने आप में क्या है, नाउन है। हालांकि दोनों जो नाउन्स है इनमें फर्क है। टीचर एक कॉमन जेंडर नाउन है, राम एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनमें क्या फर्क है, क्यों फर्क है, नाउन के टॉपिक में हम दोहराएंगे। यहाँ केवल मैंने समझाने का प्रयास किया कि नेम जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या टीचर एक नाम है और राम भी एक नाम है, दोनों को हमने क्या समझा, नाउन समझा। कहानी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है सर, ये दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ आगे देखिए, रिप्लेस ए नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, शी इज अ टीचर। यहाँ जो राम लिखा हुआ था, इस राम की जगह मैंने एक शब्द को रिप्लेस कर दिया, मैंने किसका प्रयोग कर दिया, ही का। अब इस ही ने इस राम जो शब्द था इसको रिप्लेस किया, यानी राम की जगह मैंने ही शब्द प्रयोग किया। ही अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। कहानी क्लियर है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तीसरा जो टॉपिक होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, तीसरा टॉपिक होता है सर क्या, एडजेक्टिव्स। क्या होता है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मैं सीधा कह सकता हूं, क्वालिफाइज का मतलब विशेषता बताता है। क्या करता है, ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे राम इज गुड, गुड का मतलब अच्छा, राम एक अच्छा टीचर है, अध्यापक है, राम इज ए गुड टीचर।
राम एक अच्छा अध्यापक है। यहाँ गुड जो शब्द है वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच होता है सर वर्ब। क्या होता है, वर्ब, ठीक है ना। सामान्य तौर पे मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा वर्ब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को हम वर्ब कह सकते हैं। कहने के लिए वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो है वो हमेशा कार्य ही हो। ये जानकारी गलत तो नहीं है लेकिन अधूरी है, इसको हम सही करेंगे वर्ब के टॉपिक में। फिलहाल के इतना समझिए कि जितने भी कार्यों के नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा राम टीचेस इंग्लिश। राम क्या करता है सर, अंग्रेजी पढ़ाता है। और जो अंग्रेजी पढ़ाने का राम काम कर रहा है, ये जो पढ़ाने की क्रिया है वो अपने आप में क्या है सर, वर्ब है। ये चौथा पार्ट ऑफ स्पीच हमने समझने का प्रयास किया किसके रूप में, वर्ब के रूप में। ये होता है चौथा पार्ट ऑफ स्पीच। कहानी क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है सर वो होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब होता है। ध्यान से समझे, एडवर्ब को हम कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जिस प्रकार से विशेषण विशेषता बताता है संज्ञा व सर्वनाम की, उसी तरीके से जो एडवर्ब है विशेषता बताता है किसकी, क्रिया की। वैसे जो एडवर्ब है वो केवल क्रिया की ही विशेषता बताए ऐसा जरूरी नहीं है। एडवर्ब कई सारे जो शब्द है उनकी विशेषता बताता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। एडवर्ब जो है वो प्रेपोजिशन की विशेषता भी बताता है। एडवर्ब किसी सेंटेंस की विशेषता भी बता सकता है। लेकिन कॉमनली एक शॉर्ट में हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है किसकी, वर्ब की। कैसे सर, ध्यान से समझे। जैसे मैं लिखा राम, राम टीचर्स। ये टीचर्स गलती से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। इस वाक्य को यहाँ आगे लिख दे रहा हूं, राम टीचर्स ये लिखा हुआ है, ये सेंटेंस ये है, राम टीचर्स, राम टीचर्स स्लोली, राम टीचर्स स्लोली। ये स्लोली लिखा हुआ सर, है ना। हो सकता है आपको व्हाइट की वजह से दिखाई ना दे। राम टीचर्स स्लोली। राम का जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, स्लो है, यानी राम धीरे धीरे पढ़ाता है। अब इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कौन, स्लोली, यानी धीरे धीरे पढ़ाने की क्रिया करता है राम। स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है, पढ़ाने की क्रिया की। तो ये क्या हुआ अपने आप में, एडवर्ब। कहानी क्लियर है। छठा एडवर्ब जो होता है सर वो होता है प्रपोजिशन। क्या होता है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है सर, प्रपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड। प्रपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, यानी जोड़ने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है प्रीपोजिशन। जैसे ध्यान से समझे, मैंने लिखा हुआ द कैट इज अंडर द टेबल। अब आप इस वाक्य को पढ़ के बताएं कि सर ये जो कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के कहाँ है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे। आप कहेंगे सर ये जो वाक्य कह रहा है वो कह रहा है कि कैट जो है वो टेबल के अंडर है। ये एक टेबल है और टेबल के नीचे कहीं बिल्ली बैठी हुई है। कहानी क्लियर है। अगर मैंने इसी दायरे को बदलने का प्रयास किया और मैंने इस, मान लीजिए कि मैंने इस अंडर को हटाया और अंडर की जगह मैंने एक शब्द प्रयोग किया, मैंने इस अंडर को हटा दिया। 1 मिनट के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने इस अंडर को हटाया और अंडर के लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया, मान लीजिए आपके सामने ऑन। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने ऑन शब्द का प्रयोग कर दिया तो ऑन शब्द का प्रयोग करने पर आपको क्या नजर आएगा, क्या बिल्ली अभी भी टेबल के नीचे ही है? आप कहेंगे सर ये बदल गया, द कैट इज ऑन द टेबल किया तो अब हमें समझ आ रहा है कि कोई टेबल है तो टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। दैट मीन ये जो बिल्ली है और टेबल है इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को बताने का काम कर रहा है यहाँ जो शब्द प्रयोग हो रहा है कौन सा, प्रीपोजिशन। इसे ही हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। कहानी क्लियर हुई। एक बार मैं एग्जांपल को दोबारा शो कर देता हूं आपको, अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो मैंने समझाने के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है भाई, छठा पार्ट ऑफ स्पीच था प्रीपोजिशन। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है सर कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम कहते हैं कनेक्टिव, या मैं कह दूं संयोजक, जोड़ने वाला। कनेक्टिव कह लीजिए या फिर कह लीजिए से संयोजक। दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है वो कंजंक्शन होता है। जैसे आप ध्यान से समझें, ये राम एंड श्याम, इस सर ने थोड़ी सी टेक्निकल गलती की हुई है ना, राम एंड श्याम नहीं, ये राम एंड श्याम इस तरीके से लिखना है आपको, राम एंड श्याम। बाकी ठीक है, राम एंड श्याम। ये हमारी टेक्निकल टीम है और टेक्निकल टीम जो है उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता अपना लिया, एंड ये वाला लिखना था ये वाला लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो एंड है ये जोड़ने का काम कर रहा है, एंड राम को और एंड श्याम को जोड़ रहा है। कहानी क्लियर है। एंड ही अपने आप में क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है।
है ना, कनेक्टिव का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और 8वां होता है पार्ट ऑफ स्पीच सर, कौन सा? इंटरजंक्शन। क्या होता है? इंटरजंक्शन। ऐसे शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं, जो जाहिर करते हैं किसको? अचानक, सडन मतलब अचानक उठने वाले जो इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होते हैं, अचानक हमारे मन में आने वाले इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको बताने के लिए जब हम जिसका प्रयोग करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। इसमें कई तरीके के चिन्ह होते हैं, कई तरीके के सिंबल्स होते हैं। इंटरजेक्शन को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। जल्दी से इसको छापे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, आ जाइए। एक बार मैं दोहरा रहा हूं, हमने क्या पढ़ा। मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले कहा कि भाई सिलेबस हमने चर्चा की, सिलेबस तो दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है। इंग्लिश को हमने भाषा की तरह पढ़ना शुरू किया। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जिसे हम साउंड कहते हैं। अगर भाषा को हम रिप्रेजेंट करना चाहे लिखित रूप में, तो हम साउंड नहीं, साउंड को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसी साउंड को हम लिखना चाहें तो किसी शब्द को, जैसे मान लो श, तो श को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? लेटर्स में। और लेटर्स जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, या वाउल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और लेटर्स को जब मिला दिया जाता है उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट होता है वर्णमाला। लेटर्स जो बनाता है वो किसको बनाता है? लेटर्स बनाता है किसको? शब्दों को। और शब्द जो होते हैं वो शब्द कई चीजों को बना सकते हैं। शब्द तीन चीजों को बनाते हैं। शब्दों से मिलकर क्या बन सकता है? शब्दों से मिलकर फ्रेज बन सकता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो ये जो फ्रेज लिखा हुआ है आपके सामने, ये फ्रेज शब्दों का समूह ही है। ये जो फ्रेज लिखे हुए हैं, इन द ईस्ट टॉप ऑफ माउंटेन, ये शब्दों का समूह है, शब्दों से ही बने हैं। लेकिन फ्रेज का मतलब होता है एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद क्लोज, क्लोज भी शब्दों से ही बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें एक खुद की वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है। तीसरा क्या बना सकता है सर? शब्द। तीसरा शब्द से बन सकता है नाउन। जैसे राम लिखा, टीचर लिखा, यहाँ ही लिखा हुआ है, यहाँ गुड शब्द प्रयोग हुआ, यहाँ टीचर शब्द प्रयोग हुआ। ये भले ही वर्ब है लेकिन है तो शब्द, ये भले ही एडजेक्टिव है तो ये शब्द ही। टीचर नाउन है तो एक शब्द ही। इसके अलावा देखिए आगे जो हमने लिखे हुए हैं, जो राम टीचर स्लोली लिखा, स्लोली है एडवर्ब लेकिन शब्द तो है। जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है अंडर, अंडर है प्रीपोजिशन लेकिन है तो ये शब्द ही, है ना। राम एंड श्याम, जो एंड है कंजंक्शन लेकिन शब्द तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरजेक्शन अपने आप में होते तो शब्द ही है। यानी सारी की सारी चीजें शब्द ही होती हैं। शब्द तीन चीजों को बना सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच को बना सकता है, फ्रेज को बना सकता है, क्लोज को बना सकता है। इन तीनों चीजों के दायरे को हमने समझने का प्रयास किया। हमने अल्टीमेटली या फाइनली कंक्लूजन के रूप में देखा कि चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लोज हो, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे क्लोज हो, चाहे फ्रेज हो, ये मिलकर बनाते तो एक ही चीज को है। किसको मिलकर बनाते हैं? फ्रेज भी किसको बनाएगा? सेंटेंस को बनाने का काम करता है, क्योंकि फ्रेज खुद पूरा नहीं होता। क्लोज से भी क्या बनता है? कुछ शब्द जोड़कर सेंटेंस से बनता है। और पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्या बनता है? सेंटेंस से बनता है। यानी अल्टीमेटली हम कहें कि चारों जो चीजें, तीनों जो चीजें हैं, फ्रेज, क्लोज और पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस क्या होता है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे सेंटेंस की। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस होता तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, शब्दों का समूह होता है। कंप्लीट मीनिंग होता है सेंटेंस का, और अरेंजमेंट जो होता है शब्दों का वो ठीक होता है। कहानी क्लियर है ना? यानी मैंने अगर किसी चीज को सेंटेंस बोलना है, मैंने कहा कि सेंटेंस है, तो तब तक सेंटेंस नहीं होगा जब तक उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो। सेंटेंस होने की दो शर्तें हैं। पहली बात तो उसका खुद का क्या हो? मीनिंग हो। दूसरा, उसके जो शब्द है वो अरेंज्ड मैनर में हो, व्यवस्थित हो, व्यवस्थित मैनर में शब्द होने चाहिए, तभी हम सेंटेंस कहेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा तो फ्रेज होगा। कहानी क्लियर? मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा तो फ्रेज होगा। कहानी क्लियर है? और मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा तो क्लोज भी हो सकता है। और पार्ट ऑफ स्पीच तो सारे के सारे जो शब्द ही होते हैं, ये तो खुद मीनिंग कंप्लीट करेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए कंप्लीट मीनिंग भी होगा और अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा तो भी वो शब्द नहीं होगा। जैसे देखिए मैं हिंदी में लिख के बता देता हूं आपको। मैंने लिखा कि ही इंग्लिश टीचर्स, ये एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, ही इंग्लिश टीचर्स।
क्या ये सेंटेंस है? आपको नजर आएगा सर ये तोड़ मरोड़ के हम इसका मीनिंग तो निकाल लेंगे। ही होता है वह, इंग्लिश होता है अंग्रेजी, और टीचर्स होता है पढ़ाना, पढ़ाने की क्रिया करता है। यानी कोई व्यक्ति शायद ये कहना चाहता है कि वो अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन ये वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, तो इनका अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अरेंजमेंट ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अरेंजमेंट ठीक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ही लिखना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ही टीचेस इंग्लिश। कहानी क्लियर है ना? ही टीचेस इंग्लिश, दैट मीन सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, जरूरत पड़ने पे वर्ब आने चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यानी किसी भी वाक्य को अरेंजमेंट के बगैर वाक्य नहीं कहा जा सकता। और ये मीनिंग भी पूरा निकालेगा, ही टीचर्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। यानी ये तीनों चीजें जो है, फ्रेज है, क्लोज है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो अल्टीमेटली क्या करने का काम करते हैं? सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। लेकिन किसी भी चीज के सेंटेंस होने के दो दायरे हैं। पहला दायरा क्या कहता है? उसका मीनिंग कंप्लीट हो। दूसरा दायरा कहता है अरेंजमेंट ठीक हो। और अरेंजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? ये अरेंजमेंट जो होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। इस अरेंजमेंट को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा टेंस। यही कारण है कि हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टेंस टॉपिक ही पढ़ेंगे, ताकि ये समझ में आ सके कि किस प्रकार के वाक्य में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, किस तरीके के वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहानी क्लियर है? लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले हमने एक दायरे को समझा, किसको? सेंटेंस को। तो हमने ये भी समझना बहुत जरूरी है हमें कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है, देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ सेंटेंस के प्रकार लिखे हुए हैं। सबसे पहले सेंटेंस के प्रकार को पढ़ेंगे, और सेंटेंस के प्रकार के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे किसको सर? सेंटेंस के अरेंजमेंट को, टेंस को। पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है अजर्टिव। अजर्टिव में दो सेंटेंस होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होता है, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, आपको टेंस में बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। या ये समझे कि एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें केवल किसी कार्य का होना बताया जाता है उसे अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे राम टीचेस इंग्लिश, राम इंग्लिश पढ़ाता है। नेगेटिव इससे उल्टा होता है, जिसमें किसी कार्य का ना होना बताया जाता है उसे नेगेटिव कहते हैं। जैसे राम डज नॉट टीच इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं पढ़ाता। दूसरा जो दायरा होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव एक नहीं, दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव जिसका आप जवाब केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव, दूसरा प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। आपको कारण बताना पड़ सकता है, आपको समय बताना पड़ सकता है, आपको तरीका बताना पड़ सकता है, क्योंकि वो WH वर्ड से बने होते हैं। क्या होते हैं? इनके दायरे को हम टेंस में और डिटेल में समझेंगे। पहले एग्जांपल देख लें, जैसे यस ना, यस या नो वाला। डज राम टीच इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश पढ़ाता है? अगर पढ़ाता है तो यस, अगर नहीं पढ़ाता तो नो। कोई गड़बड़ नहीं है, यस नो में उत्तर आ जाएगा। WH वर्ड कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है। जैसे मैं लिखा व्हाट डज राम टीच, राम क्या पढ़ाता है। इसमें आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते। अगर राम इंग्लिश पढ़ाता है तो आपको जवाब लिखना पड़ेगा इंग्लिश। कहानी क्लियर है ना? यानी आप यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते। व्हाई डज राम टीच इंग्लिश, राम इंग्लिश क्यों पढ़ाता है। अब आप यहाँ यस नो में उत्तर नहीं दे सकते, इसका जवाब इंग्लिश भी नहीं होगा। आप इसका जवाब देंगे जिससे भाई रीजन से। रीजन क्या है राम की इंग्लिश पढ़ाने का? तो राम का पढ़ाने का इंग्लिश पढ़ाने का रीजन हो सकता है वो अध्यापक के तौर पे काम करता है, या उसका पढ़ाना पैशन है, शौक है उसका। तो आपको रीजन देना पड़ेगा। ये रीजन या जिन सवालों के जवाब यस या नो में नहीं दिए जा सकते, वो सारे के सारे WH वर्ड फैमिली से आते हैं। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस या नो वाले और WH वर्ड्स वाले। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। एक होता है इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव का मतलब होता है सर ये प्रश्नवाचक भी होता है और इसमें नकारात्मक भी होता है। यानी नकारात्मक मतलब, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लीजिए इसको, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ ना। हाँ, ये ध्यान रखना, जो प्रश्नवाचक उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। इसकी बात कर रहा हूँ सर, प्रश्नवाचक चिन्ह की। ठीक है, यही देखने के लिए मैंने स्लाइड वापस मूव की थी। नेगेटिव इंटरोगेटिव, ऐसा प्रश्न जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए, जिसमें नॉट भी लगा हो, इन दोनों को मिला के बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव दो तरीके के हो सकते हैं, यस या नो वाला हो सकता है, जिसमें केवल यस या नो में आपको जवाब देना होगा। जैसे डज राम नॉट टीच इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश नहीं पढ़ाता, पढ़ाता है तो यस, नहीं पढ़ाता तो नो। दूसरा वही WH वर्ड वाले नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, बल्कि आपको कारण देना पड़ेगा, समय बताना पड़ेगा। जैसा WH वर्ड प्रयोग किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे व्हाई डज राम, ये थोड़ा सा गलत लिखा है सर ने, व्हाई डज राम, यहाँ नोट करिएगा आप, ऊपर वाले में नोट लगाए, शायद हमारी टीम यहाँ नोट लगाना भूल गई। व्हाई डज राम
नॉट टीच इंग्लिश, राम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता, कारण देना पड़ेगा वो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, यस या नो में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये इंटरोनेगेटिव सेंटेंस होते हैं। चौथी कैटेगरी होती है सर इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें या तो ऑर्डर दिया जाए या सलाह दी जाए या विनम्र या फिर निवेदन किया जाए, ठीक है ना। सलाह, आदेश और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं सर, इंपेरेटिव होते हैं। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेके आओ, कहानी क्लियर है। जैसे एक मैं और लिख दूं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर में ऑर्डर भी हो सकता है, निवेदन भी हो सकता है। लेट हिम गो, उसे जाने दो, ये आदेश है, कहानी क्लियर है ना। ये सारे सेंटेंस कौन से इंपेरेटिव होते हैं। ऑप्टेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें या तो प्रार्थना की जाए या फिर अच्छी कामना की जाए, किसी की अच्छी कामना की जाए, कर किसी को श्राप दिया जाए, या फिर और जो भावनात्मक जो हम वाक्य बोलते हैं हमारी भावनाओं से जुड़े हुए, सेंटिमेंट्स भावनाएं होती है, सेंटिमेंट्स होता है भावनाएं, हमारी भावनाओं से जुड़े और जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, किसी के लिए अच्छी कामना करें, किसी के लिए बुरी कामना करें, किसी को बुरा भला कहे या किसी के लिए अच्छा शुभ कामना करें, वो सारे के सारे किस्में ऑप्टेटिव में आते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, है ना, आपको वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। ये शुभकामना की बात हो रही है। शुभकामना वाले, प्रार्थना वाले, अच्छी कामना वाले, श्राप वाले और बाकी भावनात्मक जो सेंटेंस होते हैं किसमें आते हैं, ऑप्टेटिव में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी ये कैटेगरी है, छठी कैटेगरी सेंटेंसेस के टाइप की। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंड इमोशंस, बहुत मजबूत, जब हम अपने जो भावनाएं हैं मजबूती से किसी भावनात्मक शब्द को प्रयोग करें, या हमारे इमोशंस, फीलिंग भावनाएं होती हैं और इमोशंस भी भावनाएं होती हैं, है ना। हमारे जो मन में उठने वाले विचार हैं या हमारे जो भाव है उनको बहुत मजबूती से जब हम अचानक से प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे मैं लिखा वाव यू आर अमेजिंग, अरे तुम तो बहुत शानदार हो, बहुत अमेजिंग हो, है ना। ये वाव शब्द अपने आप को बता रहा है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। इसे हिंदी में वैसे विस्मयादिबोधक बोला जाता है ना, विस्मयादिबोधक सेंटेंस, आश्चर्य करने वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें आश्चर्य होता है, अचानक हमारे विचार प्रकट होते हैं। जैसे वाओ आई रियली कांट बिलीव इट, अरे मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया। दैट मीन आप ये समझे ऐसे सारे सेंटेंस जो अचानक हमारे मन में उठने वाले विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो हाँ जी, अगला टॉपिक हम टेंस पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने क्या पढ़ाने का प्रयास किया आपको, अभी के लिए मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया, थोड़ा सा मूव करता हूँ पीछे की ओर। फ्रेज, क्लोज, पार्ट ऑफ स्पीच तीनों एक ही काम करते हैं, सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। सेंटेंस वैसे नहीं बनता, सेंटेंस के दो दायरे होते हैं, पहला कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, दूसरा अरेंजमेंट शब्दों का सही होना चाहिए। अरेंजमेंट हमें समझना पड़ेगा कौन से टॉपिक में, टेंस में, ठीक है ना। अरेंजमेंट ये जो हमने देखा ये शब्दों का सही अरेंजमेंट नहीं था, तोड़ जोड़ के हमने मीनिंग तो निकाल लिया लेकिन अरेंजमेंट गलत था। अरेंजमेंट कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस की हमने बात कर ली, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है ये सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये आप ए और बी लगा लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो ए और बी। और दूसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो वाले इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड वाले इंटरोगेटिव, है ना। उसके बाद इंटरोनेगेटिव, इसमें भी 2 प्रकार के, यस या नो वाले इंटरोनेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोनेगेटिव। उसके बाद इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इंपेरेटिव सलाह सुझाव और निवेदन वाले सेंटेंस, ऑप्टेटिव प्रार्थना करने वाले, शुभ कामना करने वाले, श्राप देने संबंधित और अन्य भावनात्मक चीजों से संबंधित ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी बोला जाता है। कहानी क्लियर है। और सेंटेंस के जो पैटर्न है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कैसे प्रयोग होती है उनको समझने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। टेंस हम कुछ ही मिनट बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगला पार्ट, ये जो अगली क्लास है, अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो अगले पार्ट के रूप में दिखाई देगी। तो प्लीज यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हो तो अगली क्लास को आप देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सकता है हमारे इस पाठशाला परिवार को बड़ा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।